प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के बीच जो अंतर संबंध पाए जाते हैं, उससे बनी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है। वास्तव में जीवन के लिए आपस में तथा अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जैविक और अजैविक कारक जो हैं वो आपस में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र अथवा पारितंत्र इकोसिस्टम का आकार एक छोटे से तालाब से लेके एक विशाल समुद्र तक हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का तात्पर्य इस बात से है कि इसके विभिन्न अवयव आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य संरचनात्मक लक्षण जाति रचना तथा स्तर विन्यास है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जाति रचना वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करती है। जैसे उष्णकटिबंधीय वनों में जो जीवन है वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल होने के कारण जीवों की संख्या वहाँ पर या जीव प्रजातियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह से अगर मरुस्थल की बात की जाए तो वहाँ पर जो स्पीसीज है उनकी संख्या कम होती है। इकोसिस्टम की संरचना का स्तर विन्यास, खाद्य श्रृंखला तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता के भौतिक संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। इसके प्रथम स्तर पर उत्पादक पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा अजैविक घटकों की मदद से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसके दूसरे स्तर पर शाकाहारी जीव तथा तृतीय पोषी स्तर पर मांसाहारी जीव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर पाया जाता है। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैव पदार्थ अथवा या यूँ कह सकते हैं तथा मृदा जैसे अजैविक घटकों में संचित होता है। यानी सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जैव पदार्थ, जो पोषक तत्व है ना वो जैव पदार्थ तथा मृदा जैसे अजैविक घटकों में संचित होता है। इन पोषक तत्वों का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में चक्रीय रूप से होता रहता है। यानी जो पोषक तत्व है ये प्रकृति से जीवों में और जीवों से वापस जो है अपघटन द्वारा, उनके डेड होने के बाद में अपघटन द्वारा वापस जो है प्रकृति में चले जाते हैं। इस तरह से ये चक्र जो है चलता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विशेष घटक विशिष्ट संरचना से जुड़कर इकोसिस्टम को स्थायित्व प्रदान करते हैं। विविध प्रकार के वातावरण में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। जीवों और वातावरण के इस संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से ओडम की जो परिभाषा है वो स्वीकार्य है और प्रमुख रूप से स्वीकार्य मानी जाती है। ओडम ने 1965 में बताया कि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी की मूलभूत इकाई है जिसमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने या विभिन्न जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इकोसिस्टम की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं और इनको अगर सरल रूप में परिभाषित करें तो जीवों और जो जिसमें प्लांट एनिमल सजीव कह सकते हैं, सजीवों में प्लांट और एनिमल है, तो सजीवों के परस्पर संबंधों और इनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन जो है इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए जैसे हम मान लो कल्पना करें कि एक तालाब एक इकोसिस्टम है और जहाँ पर मछलियाँ, मेंढक, शैवाल और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और अन्य जीव जो हैं वहाँ पर एक साथ रहते हैं। ये सभी न केवल एक दूसरे पर आश्रित हैं अपितु जल, वायु, भूमि जैसे अजैविक कारकों के साथ पारस्परिक रूप से
जुड़े हुए हैं। समुदाय का ये पूर्ण तंत्र जिसमें अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहला है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है। यानी ये क्या होता है? क्रियाशील या कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों और उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा बिंदु है इसकी संरचना यानी इकोसिस्टम की संरचना 3 मूलभूत संगठनों से होती है। पहला है ऊर्जा, दूसरा जैविक कारक और तीसरा अजैविक कारक। यानी जैविक और अजैविक कारक तथा ऊर्जा तीनों मिलकर जो इकोसिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तीसरा बिंदु है इकोसिस्टम में एक जो जीवमंडल है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। एक उसका जो एरिया है वो फिक्स होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है। पांचवा है ऊर्जा, जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य जटिल इकोलॉजिकल रिएक्शंस या अनुक्रियाएं होती रहती हैं। साथ ही साथ विभिन्न जीवधारियों में भी परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं। छठा बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत प्रवाह या निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। इसका मतलब यह है कि इकोसिस्टम जो है एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। सातवां बिंदु है जब तक पारिस्थितिकी तंत्र में या जब तक पारिस्थितिकी तंत्र के एक या एक से अधिक नियंत्रण कारकों में अव्यवस्था नहीं होती तब तक पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर या समस्थिति में होता है। आठवां बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का ये प्रतिनिधित्व है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो करता है। नाइन्थ यानी 9वां बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र संरचित और सुसंगठित तंत्र होता है। ये जो है संरचित और सुसंगठित एक तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से या फिक्स होती है। 10वां बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था होती है, अर्थात यदि पारिस्थितिकी तंत्र के किसी एक संगठन में प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो उस तंत्र के दूसरे संगठन में या दूसरे संगठन में जो परिवर्तन है उसके द्वारा उसकी भरपाई या उसका जो है पूर्ति हो जाती है। परंतु ये परिवर्तन यदि प्रौद्योगिकी मानव के आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा इतना अधिक हो जाता है, यानी जो मानव मेड जो मैन मेड एक्टिविटीज़ है उनके द्वारा इतना ज़्यादा चेंजेस हो जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था सहन शक्ति से अधिक होता है। यानी मानव मेड एक्टिविटी जो है उसकी प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ सकती है, तो उस परिवर्तन की भरपाई नहीं हो पाती और पारिस्थितिकी तंत्र अव्यवस्थित तथा असंतुलित हो जाता है तथा पर्यावरण एनएम या यूँ कह सकते हैं जो पोल्यूशन है वो प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करेंगे पारितंत्र की संरचना यानी बनावट, जो इकोसिस्टम है उसकी बनावट। इसके बारे में मैंने पहले ही बात की। पारितंत्र की जो बनावट है उसमें मैंने बताया था कि आपने बात की थी कि इसमें जैविक अजैविक कारक और ऊर्जा का प्रवाह है, ये मुख्य अवयव होते हैं। तो पारितंत्र की संरचना में जैविक अजैविक कारक तथा इनकी मात्रा और इनकी जो रेंज है इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले अजैविक कारक। अजैविक कारक वे घटक होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता किंतु यह जैविक घटकों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक हैं जैसे एयर है, टेम्परेचर है, लाइट है, ये सब जो है अजैविक कारक हैं। इसी तरह से अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, ये जो एलिमेंट्स हैं प्राकृतिक जो तत्व हैं जिनमें कार्बन नहीं होता, इनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि ये
जो जीव हैं उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और इसके अलावा कार्बनिक घटक जो कि जीवों का जो बनावट है, जो संगठन होता है, उसका एक प्रमुख भाग होता है। दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक जो है इनको भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। उत्पादक एक तरह से ऑटोट्रोप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और इसके अंतर्गत जो है हरे प्लांट्स जो हैं, हरे पौधे और जीवाणु, शैवाल, इनको शामिल किया जा सकता है। सभी नहीं, लेकिन कुछ जो जीवाणु और शैवाल जो है शामिल किए जा सकते हैं। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी ये जो प्लांट्स हैं या कुछ जीवाणु जो हैं या शैवाल जो है, प्लांट ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक तत्वों से, जो एबायोटिक फैक्टर हैं, से अपना भोजन बनाते हैं, और ऐसे जीव उत्पादक या स्वपोषी घटक कहलाते हैं। इसलिए इकोसिस्टम में जो पेड़ पौधे हैं और जलीय इकोसिस्टम में जो पादप है वो मुख्य उत्पादक होते हैं। जैसे हम बात करें इकोसिस्टम की, यहाँ पर एक आप इस आरेख से आप समझ में आ रहा है आपके कि जो इकोसिस्टम है उसमें मुख्य जो कंपोनेंट हैं 2 होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। और जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उसमें प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं। जो कंज्यूमर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो एक तरह से हर्बीवोर्स होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और तीसरे जो है जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इसी तरह से जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनमें जो एयर है, वाटर है, विंड है, सॉइल है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये तो हैं। इसके अलावा जो और एलिमेंट्स हैं जिनको अपन कह सकते हैं अकार्बनिक तत्व हैं, वो भी सम्मिलित हैं। तो अभी हमने बात की थी समयपोषियों की, प्रोड्यूसर की। अब जो दूसरा भाग है इसमें उपभोक्ता जो है, यानी जो प्रोड्यूसर हैं उनका उपभोग करने वाले उपभोक्ता। तो ये प्रोड्यूसर का जो उपभोग करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर का उपभोग करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी का भी करने वाले टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरह से हम जो है जो कंज्यूमर्स हैं इनको 3 श्रेणियों में बांट कर उनका अध्ययन कर सकते हैं। अपघटक जो हैं, जो मृतजीवी होते हैं, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक को जो है सम्मिलित किया गया है, जो अपना भोजन जो है मृत कार्बनिक पदार्थों पर या इन पदार्थों से ग्रहण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो है इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे निवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। निवास क्षेत्र यानी जो हैबिटाट है उसके आधार पर, निवास क्षेत्र यानी जीवमंडल के खास क्षेत्रीय इकाई के भौतिक पर्यावरण की दशाएं, जैव समुदाय की प्रकृति तथा विशेषताओं को निर्धारित करता है। क्योंकि भौतिक दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं, अतः जैविक समुदाय में भी स्थानीय विभिन्नताएं होती है। अतः इस अवधारणा के आधार पर इकोसिस्टम को निम्न 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। भौतिक दशाओं तथा उनके जैविक समुदायों पर प्रभाव के अनुसार पार्थिव या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः पार्थिव जो या स्थलीय इकोसिस्टम है उसको पुनः कई उपभागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। जैसे उच्च स्थलीय या पर्वत पारिस्थितिक तंत्र है ना, जो हाइट पर है। दूसरा निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो मैदानी क्षेत्र हैं। उष्ण रेगिस्तानी इकोसिस्टम, शीत रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र। तो विशिष्ट अध्ययन और निश्चित उद्देश्य के आधार पर जो है इनको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। अब इसमें दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी जो है 2 उप प्रभागों में विभाजित किया गया है। पहला है जैसे फ्रेश वाटर वाले यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरा मैराइन इकोसिस्टम। तो ताजे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को पुनः जो है कई भागों में बांट कर इनका भी फिर आगे अध्ययन कर सकते हैं। जैसे नदी है,
कि नदी जो है उसमें जल प्रवाह निरंतर होता रहता है, तो वहाँ का जो फौना फ्लोरा है वो अलग मिलेगा और वो एनवायरमेंट फैक्टर हैं वो भी भिन्न होंगे। इसी तरह से झील में जो पानी हल सामान्यतः स्थायी होता है, तो वो इकोसिस्टम भी कुछ भिन्न होगा। इसी तरह से कोई जलाशय यानी तालाब है उसका इकोसिस्टम है, या कोई दलदली क्षेत्र है उसका इकोसिस्टम, इनमें सब में भिन्नताएँ देखने को मिलेगी। दूसरा है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, जो महासागर हैं, तो इनका जो इकोसिस्टम है एक तरह से खुले प्रकार के होते हैं महासागर जो है, तो वहाँ पर जो है भी भिन्नताएँ देखने को मिलेगी। उसका जो तट है वहाँ पर अलग मिलेगी, जहाँ पर यूस्टेराइन बनता है वहाँ पर अलग मिलेगी, जहाँ कोरल रीफ है वहाँ पर जो है अलग प्रकार से जो है जीवों में और उनके जो उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो उनमें भिन्नताएँ देखने को मिलेंगी। क्षेत्रीय व्यापक के आधार पर भी जो है इनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे विस्तार के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए पारिस्थितिक तंत्र को अनेक प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। और समस्त जीवमंडल वर्तम पारिस्थितिक तंत्र होता है और इसके दो प्रमुख भाग हैं, इनमें विभाजित किया जा सकता है। यानी क्षेत्रीय मापक के आधार पर जो है प्रमुख दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो महाद्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। तो महाद्वीपीय का मतलब है एक तरह से स्थलीय और महासागरीय का मतलब एक तरह से जलीय। तो जलीय और स्थलीय के बारे में वैसे अपन और फर्दर बात कर सकते हैं, क्योंकि जल में भी मैंने बात की थी कि फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, और उसमें भी फिर जो फ्रेश वाटर है वो भी झील का, तालाब है, इसके बारे में भी बात की अपने। तो आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय मापों को घटाकर एकाकी जीव यानी जो प्लांट या एनिमल जो एकक है तक लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, महाद्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र, पर्वत, पठार, मैदान, सरिता मतलब नदी, झील, तालाब, और जो फसल के जो क्षेत्र है उसके आधार पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं। और जैसे मान लो जहाँ पर गोचर भूमि ज़्यादा है तो गौशाला पारिस्थितिक तंत्र बन गया। इसी तरह से कहीं पर मान लो जो बड़े पेड़ हैं तो वो एक अलग पारिस्थितिक तंत्र हो गया, घास है तो घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र अलग हो गया। इस आधार पर जो है अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। उपभोग के आधार पर विभिन्न उपभोग के आधार पर जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसको भी कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि ओडम ने बताया कि नेट प्राथमिक उत्पादक तथा कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर इकोसिस्टम को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। यानी ओडम के अनुसार जो है इसको जो उपभोग है, तो जीव जंतु जो उपभोग करते हैं उसके आधार पर जो है दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रमुख फसलों के आधार पर कई उपभागों में बांट सकते हैं। जैसे ये गेहूँ के लिए है, ये बाजरे के लिए, मक्का के लिए, जौ के लिए जो है अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में बांट सकते हैं। या ये घास का एरिया है, घास पारिस्थितिकी तंत्र या मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। इसी तरह से नॉन एग्रीकल्चर जो इकोसिस्टम है इसमें भी जो वन क्षेत्र है या ऊंची जो पहाड़ हैं वहाँ पर जो अलग प्रकार का इकोसिस्टम है, उस तो गोचर भूमि जिसको कह सकते हैं या वन क्षेत्र कह सकते हैं या जो जोड़ जिसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं, वहाँ पर जो है अलग प्रकार का इकोसिस्टम मिलेगा। बंजर भूमि है, ये दलदल क्षेत्र है, ये सब इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। थैंक यू।